हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो में। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के जीएस 5 पेपर की। ठीक है, जीएस पेपर 5 मेंस के पर्सपेक्टिव से, और उसमें प्रीलिम्स के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। प्रीलिम्स में जो भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो भी कवर होंगे, और स्पेशली ये मेंस को लेकर बनाया गया है। इस वीडियो हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, उत्तर प्रदेश का वास्तुकला महत्व संरक्षण, यानी 3 यूनिट। अगर ये पूरे यूनिट आप कवर अप कर लेते हैं तो इससे आपके मेंस के जीएस पेपर 5 के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कैसे, फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करेंगे कंप्लीट। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से इसको पहले हम सब टॉपिक्स में बता दें कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहले यूनिट में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें है परिचय, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक भारत और उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति और इसके प्राचीन नगर। इतने सारे पॉइंट कवर अप करेंगे। फिर दूसरे चैप्टर में कवर अप करेंगे आज वास्तुकला, यूपी में बौद्ध कला, यूपी के मंदिर और वास्तुकला, यूपी के भारतीय इस्लामिक वास्तुकला और औपनिवेशिक वास्तुकला, और ये बाकी सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। एक चीज़ बता दें कि इतने सारे टॉपिक्स कवर अप करने के बाद आपको मिलेंगे 100 मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो यूपी स्पेशल 5 और 6 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ बता दें कि ये जो वीडियो है ये कंपाइलेशन वीडियो है। जिन्होंने पहले से देख रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज रिवीजन के तौर पे 2x पे करके वीडियो को देख लेंगे। तो ये कंप्लीट इसमें पूरा जो हम आपको सिलेबस ये बताएं, इस कंप्लीट सिलेबस को कवरेज करेंगे। उसके बाद से आप चैनल पर विजिट करके ये 100 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जो सिलेबस है उसका पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश के जीएस पेपर 5 का है, जीएस पेपर 5। अब यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम सिलेबस को कैसे डिस्कस करेंगे किस फॉर्म में, ये माइंड्स मैप के फॉर्म में। यानी यही चीज़ें जो है ना आपको काम आएंगे कि इसमें आंसर राइटिंग, ये सारे मेन पॉइंट्स आप आंसर राइटिंग में फीड करेंगे। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। फिर जब इस पर क्वेश्चन लेंगे ना, जब क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में आपको हम बताएंगे किस इस पॉइंट को कैसे फिलअप करना है, कैसे इंट्रो लिखना है ना, कैसे उसका कंक्लूजन लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं आज हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं इतिहास के बारे में, जब भी इतिहास की बात आती है तो इतिहास को हम लोग एकदम इस प्रारंभिक सिरे से प्रारंभ करते हैं, जैसा कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में अगर बात करें तो अब यहाँ पे उस इतिहास के कालखंड में हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या इसमें भूमिका रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसकी भूमिका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको यहाँ पे समझ लीजिए। यही साइट्स आपके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल में कोई भी काल का नाम दे दे। ठीक है, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, कि इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उस टाइम आप क्वेश्चन आंसर में मेंस में कैसे लिखेंगे, इंट्रो में बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल किससे किस समय तक रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से साइट हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ में आप लिखेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो सिग्निफिकेंट आप लिखेंगे। तो एक क्रक्स नोट्स है आपके लिए। आई होप की बातें मेरी समझ में आ रही होंगी आपके, है ना। तो देखिए पूरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रयागराज की बेलन घाटी। ठीक है, साइट का नाम है प्रयागराज की बेलन घाटी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट खोज क्या है कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली, एक मूर्ति मिली है। ठीक है, उसके बाद है सोमदरा। ठीक है, सोमदरा सिंगरौली घाट। उसके बाद चंदौली की चकिया, वहाँ पे 8 गड्ढे चूल्हे मिले हैं, और सराय नहर। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जब अभी मेंस के क्वेश्चन आंसर होंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हमको डिस्कस करेंगे वहाँ पे पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, ठीक है, यहाँ पे उतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं। नव पाषाण काल पे आ जाइए यूपी को लेके। ठीक है, तो पहला साइट है कोल्डिहवा। ठीक है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज। कोल्डिहवा में क्या है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है ताम्र पाषाण काल। वहाँ पे कौन कौन साइट है, मेरठ है, सहारनपुर है। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर है, ये 2 साइट याद रखिए ताम्र पाषाण काल से। ठीक है, तांबा और कांस्य संस्कृति में अगर बात करें तो यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, सहारनपुर। इसको हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये 2 साइट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनेगा कि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन कैसे बनेगा। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्राचीन हड़प्पन सभ्यता के बारे में उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उसके जो भी प्रमुख साइट्स हैं उसका उल्लेख कीजिए।
तो और क्या है, हड़प्पा का आलमगीरपुर, ठीक है। ये सब साइट्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल की। ये क्लियर हो गई ना, इतना ही सारी चीज़ें। देखिए पढ़ना आपको डिटेल में बहुत सारी है, PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे इसकी डिटेल वाली, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसका जो क्रक्स निचोड़ है शॉर्ट नोट्स में, क्या आपको याद रखनी है बातें, ये बातें इतना ही सारी बातें जो आपको याद रखनी है, जो मेंस आंसर राइटिंग में आप लिखेंगे। बाकी तो बातें आप बना के लिख ही सकते हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में अगर आप ध्यान देंगे तो इतिहास के स्रोत में 4 वेद आते हैं, और वो NPW जो पॉट्स रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से, जो भूरे रंग के, गहरे लाल रंग के, उसका थोड़ा बहुत साक्ष्य रहा है। तो वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ में आर्यन वगैरह आए हैं, ठीक है, इंडस वैली से लेके, और जब एक्सटेंशन हुआ अपने गंगेटिक वैली में अपने उत्तर प्रदेश में, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जो आप प्राचीन इतिहास में डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। मेन में इसमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे वेद का इन्फ्लुएंस रहा है, और आर्यन इंडस से लेके यहाँ पे कौन सी वैली, गंजेटिक वैली में आए, और उत्तर प्रदेश का ये पूरा हिस्सा रहा, ठीक है। बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो महाजनपदास है उसमें से कितने उत्तर प्रदेश में रहे हैं, ठीक है। छठी शताब्दी में शुरू हुआ महाजनपद काल। टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में दोस्तों बात करें तो टोटल 8 महाजनपद कितने थे अपने उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। यानी 16 में से आप देखेंगे यहाँ पे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अब इनका क्या करना है, आपको इन 8 महाजनपदों का नाम, ठीक है, और नाम के साथ कैपिटल याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि महाजनपद काल किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार हुआ, उसका वर्णन कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि छठी शताब्दी में, है ना, जब एक जनपद से लेके जब इकॉनमी डेवलप कर रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। तो आप इन सारे महाजनपद का एक उल्लेख करेंगे, और क्या क्या इसके स्पेसिफिक फीचर है उसको बताएंगे। तो स्पेसिफिक फीचर और उसके सारे क्रक्स नोट्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से महाजनपद इसमें रहे हैं, बात करें तो पहला है कुरु, ठीक है। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल, ठीक है, कौशल महाजनपद यानी वर्तमान अयोध्या और ये श्रावस्ती वाला रीजन। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि कपिलवस्तु, है ना, शामिल है, जो गणराज्य है, बुद्ध का जन्म स्थान, प्रमुख राजा प्रसेनजीत, ठीक है, प्रमुख राजा प्रसेनजीत, ठीक। पांचाल की बात करेंगे, पांचाल तो अहिच्छत्र और कामपिल्य, ठीक है। और ये क्या था, राजशाही से गणतंत्र था। सूरसेन मथुरा, वहाँ के प्रमुख राजा अवंतीपुर से। वत्स का कौशाम्बी, है ना, मल्ल के कुशीनगर। अगला है काशी का वाराणसी, और चेदी से सुक्तिमती। तो चेदी सुक्तिमती इंपॉर्टेंट क्या है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और राजा शिशुपाल। तो ये पॉइंट याद रखिए कि चेदी के बारे में। मल्ल के बारे में जानते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, बुद्ध कुशीनगर, मल्ल की राजधानी, है ना, कुशीनगर। तो कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बात करेंगे जब इसकी वत्स कौशाम्बी की, तो यमुना के तट पर है, और ये राजतंत्र आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पर हुई हैं। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं। इसके बाद देखा थोड़ा मैप पे हम आपको दिखा दें इस चीज़ को कि महाजनपदास किस तरीके से वहाँ पे डेवलप है। ये कुछ महाजनपदास हैं, उनको देख लेंगे कि पूरे 16 महाजनपदास हैं, ठीक है, 6 सेंचुरी BC के। इसमें आपको जो यूपी के हैं उनको आपको यूपी का मैप बना के लोकेट करना है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यूपी का मैप बना, यूपी में कौन कौन से आएंगे उसको लोकेट करना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे यहाँ से देखते हैं। ये हो गया आपका 8 महाजनपदास, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है अब अगला पॉइंट आएगा इसमें कि बुद्ध और जैन धर्म, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड बुद्धा वाली चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो यूपी में इनका क्या सिग्निफिकेंट रहा है, क्या क्या इनका यहाँ प्रचार प्रसार कैसे रहा, वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड यूपी में देखिए, पहले तो यूपी में नहीं थे, यहाँ देखिए पहले लुम्बिनी जानी इनका जन्म स्थान, ठीक है। सारनाथ वाराणसी अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जहाँ इनका पहला उपदेश है, और धार्मिक स्तूपा भी है। धार्मिक स्तूपा आपसे आर्ट एंड कल्चर इन स्थापत्य कला भी पूछेगा कि सारनाथ का धार्मिक स्तूपों के बारे में बताइए। अगला है कौशल, बुद्ध द्वारा बिताया गया अधिकतम समय, कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल है, और रामभर स्तूप है। इसके साथ बुद्ध स्थल से 1-2 पॉइंट और बता दें। सारनाथ हो गया आपका, और ये कौशल कुशीनगर, इसके साथ संकिस्सा एक जगह है वो यूपी में, संकिस्सा फर्रुखाबाद में, ठीक है। ये लॉर्ड बुद्धा के डिवाइन थ्योरी से रिलेटेड एक जगह, ये भी याद रखिएगा, संकिस्सा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मेंशन करने के लिए आएगा। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है बुद्धा से।
पहली चीज़ कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के योगदान को बताइए। क्वेश्चन में आपको बताते चल रहे हैं, उसका डिटेलिंग जब हम लोग करेंगे वहाँ पे, ठीक है, जब डिटेलिंग करेंगे क्वेश्चन में तो वहाँ पे हम आपको एक एक लाइन बाय लाइन कैसे क्या क्या उसमें लिखना है, यही सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके वहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें इसको आपको समझ में आएंगी, यही चीज़ आपको इतना याद रखना है। तो क्या बता रहे थे आपको क्वेश्चन के बारे में, तो बताएगा कि क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के योगदान को मेंशन कीजिए, उल्लेख कीजिए। अगला हो सकता है यूपी में बुद्धिज़्म टूरिज़्म को लेकर क्या सर्किट डेवलप हुए हैं, तीन ही सारी चीज़ों को कनेक्ट किया गया है, कुशीनगर, कौशल, ठीक है, सारनाथ, शंक्तिसा, इन सबको कनेक्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट हो गए बुद्ध से रिलेटेड, जितना आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंट्स को बना के आप आंसर को लिखेंगे, इसलिए हम आपको एक क्रक्स नोट्स में ये चीज़ बता रहे हैं। अगला देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में जब देखेंगे तो अयोध्या, काशी, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। तो यहाँ पे क्या है कि अयोध्या क्या है इंपॉर्टेंस कि यहाँ पे ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ दूसरे, चौथे, पाँचवें और 14वें तीर्थंकर का जन्म, यानी जैन धर्म के कुछ तीर्थंकरों का जन्मस्थल ये अयोध्या। काशी की बात करें पार्श्वनाथ यानी 23वें, 7वें, उसके बाद से 8वें और 11वें तीर्थंकर का जन्म स्थान है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जब जैनिज़्म लिखेंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन इस पर आता है तो उस चीज़ में आपको लिखने में ये हेल्प करेगा कि क्या क्या उत्तर प्रदेश से क्या रिलेवेंस है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से शहर इसमें भागीदार हैं जैन धर्म में। तो एक श्रावस्ती है, श्रावस्ती तीसरे तीर्थंकर का जन्मस्थल है, ठीक है। और क्या क्या रहा है उत्तर प्रदेश से, तो इतनी सारी चीज़ें तो जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर इसमें कोई एक दो पॉइंट मिसिंग रह जाता है तो उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब कराएंगे तो वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए मौर्य काल में आते हैं, ठीक है, उसके बाद से आगे हम लोग मौर्य काल में, मौर्य काल में आ गए, ठीक है। अशोक स्तंभ, स्तूप, सारनाथ का ये लायन कैपिटल स्तंभ और स्तूप सारनाथ, ये क्या हो गई मौर्य वंश से रिलेटेड अशोक का स्तूप, और ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। गुप्त राजवंश की बात करें, गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास के स्रोत को जानेंगे, उत्तर प्रदेश में उसका कौन सा क्षेत्र रहा है और उसकी वास्तुकला क्या रही है, ठीक है। तो इतिहास के स्रोत के बारे में बात करेंगे तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है उत्तर प्रदेश में, महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, इलाहाबाद शिलालेख समुद्रगुप्त का। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों इसको देखेंगे तो अनुगंगा, साकेत, प्रयाग। साकेत ध्यान दीजिएगा अयोध्या का ही पुराना नाम है साकेत, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको कल्चरल हेरिटेज वाले में भी लिखने के विश्व विरासत स्थल जब अयोध्या और बाकी अदर आएंगी तो उसमें भी ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। बात करेंगे वास्तुकला की, आर्किटेक्चर की, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ और भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में बनना ही बनना है कि दो ही मंदिर हैं गुप्ता पीरियड से, दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर और भीतरगांव। जब हम इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम है, आगे बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर पे कि किस किस तरीके से ये किस शैली में बनी है, किस तरीके से है, कितनी पुरानी है, वो सारी चीज़ें वहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे इतना दो पॉइंट याद रखिए कि गुप्ता काल की दो मंदिरें हैं अपने यहाँ, वो यूपी में दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात। इसमें कौन कौन से राजा हुए हैं तो श्रीगुप्त संस्थापक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ओवरऑल मोटा मोटी याद रखना उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट है पुष्यभूति यानी वर्धन वंश, ठीक है। तो राजधानी कन्नौज यूपी की, कन्नौज की चीज़ याद रखिएगा, कन्याकुब्ज भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे त्रिगुटी अलायंस जो त्रिपक्षीय संघर्ष था यहाँ पर देखने को मिला था, राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें इतिहास का कालीन जो मध्यकालीन आता है उसमें तब जानते हैं दिल्ली सल्तनत है, और दूसरा क्या रहता है, दूसरा आपका रहेगा मुग़ल राजवंश, ठीक है, मुग़ल राजवंश। तो इसमें करना क्या है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में, जैसे हम लोग प्राचीन इतिहास में देखा था, प्राचीन इतिहास में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, सिर्फ उसको देखते आगे बढ़ गए, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो डिफरेंट तरह के डायनेस्टीज़ हैं, वंश, उसमें क्या क्या योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है और उत्तर प्रदेश में किस किस शासक ने क्या किया है। तो पहला देखते हैं, जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आप ध्यान देंगे 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा, और इसमें लगभग 5 है ना प्रमुख वंश आए और जिनका अलग अलग शासन रहा, ठीक है। तो पहला ही वंश इसमें देखेंगे गुलाम वंश, इसकी डेट ये देखेंगे 1206 से 1280 तक ये रहा, और इसके शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके संस्थापक रहे, और इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का ही नाम और बाकी शासकों को क्यों यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रहा, संबंध नहीं रहा। तो जो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, उनको हम ध्यान में रखेंगे और यही चीज़ हम अपने आंसर में लिखेंगे भी। जब भी पूछेगा क्वेश्चन यूपी स्पेशल में तो पर्टिकुलरली उसी चीज़ पर फोकस करके पूछेगा जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है।
तो गुलाम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश में अगर हम देखें तो संस्थापक की बात हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे, बदायूं यूपी में इन वहाँ की उस टाइम पे सूबेदार थे, और इन्होंने एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया बदायूं में। ये एक आर्किटेक्चर में, ठीक है, स्थापत्य कला में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे जामा मस्जिद, बदायूं और इल्तुतमिश। बाकी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप अलग से कलेक्ट करना चाहें इल्तुतमिश के बारे में, जो कि उतना इसमें पूछेगा नहीं, क्योंकि इनके बारे में बस ये 2 चीज़ें रहेगी आपके लिए इनफ है, ठीक है। बाकी जब डिटेल में चर्चा करेंगे, अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ को समझते चलिए कैसे क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में चीज़ें हैं। अगला वंश देखेंगे खिलजी वंश दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे खिलजी वंश की तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है। संस्थापक की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। उसके बाद से आता है एक शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उनके सारी यहाँ पे जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी से, वो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई। पहला देखिए क्या है कि वो कड़ा के मलिक छज्जूक का जो विद्रोह था उसको कुचला था, ठीक है। कड़ा का ये वहाँ उसके बाद से कौशाम्बी जिले में पड़ेगा कड़ा, ठीक है। वहाँ पे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कड़ा का ये शासक था, और बाद में ही अपने ये चचा जलालुद्दीन खिलजी को उनकी हत्या करके ये वहाँ का राजा बना, ठीक है। 1296 ईस्वी में बात करें तो अवध का गवर्नर बना। देखिए ये इंपॉर्टेंट याद है अलाउद्दीन खिलजी से कि 1296 में ये, और इसके बाद से जब अगला देखेंगे तो 1296 में अवध के गवर्नर नियुक्त हुए, ठीक है। उसके बाद से ये अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि अमरोहा का युद्ध लड़ा, ठीक है। अमरोहा का युद्ध लड़ा जो मुरादाबाद जिला पड़ता है, यहाँ पड़ेगा अमरोहा, तो उसका युद्ध लड़ा। तो इस तरीके से ये 2 शासक इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश से। अगला देखेंगे कि तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करेंगे 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है। संस्थापक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन संस्थापक, और फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जौनपुर जो फिरोजाबाद की स्थापना की और नहर प्रणाली को शुरू किया। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस शासक को लेकर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर फिरोजाबाद की स्थापना की किसके नाम पे, अपने भाई और जौना खान के नाम पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब देखिए वो इतिहास के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे यूपी स्पेशल बात करेंगे तो हमारा फोकस किस पे है, जो यूपी से संबंधित है। अगला देखेंगे सैयद वंश। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। संस्थापक बस देख लीजिए, खिजर खां इसके संस्थापक थे, ठीक है। लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। बात करेंगे यहाँ पे बहलोल लोधी की, ठीक है। बहलोल लोधी संस्थापक हो गया और जौनपुर पर विजय पाया इसने, ठीक है, जौनपुर पर विजय पाया। उसके बाद से उसने सबसे बड़े जो उसका पुत्र बर्बक था वो 1486 ईस्वी में जौनपुर की गद्दी संभाला, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हो जाती है इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोधी की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली से चेंज करके इसने राजधानी कहाँ बनाया, आगरा बनाया, ठीक है। तो आगरा उत्तर प्रदेश का आप जानिए कितना इंपॉर्टेंट शहर है। लास्ट इसका जो शासक देखेंगे इब्राहिम लोधी, आगरा की गद्दी पर बैठता है और 1526 में बाबर द्वारा पराजित हो जाता है, ठीक है। और एक और शासक संस्थापक यहाँ देख लेते हैं राजवंश, जो अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, सरकी राजवंश जौनपुर का, ठीक है। जौनपुर का सरकी राजवंश, ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, संस्थापक मलिक उल शर्क, ठीक है। मलिक उल शर्क इसका संस्थापक था। राजधानी की बात करें तो जौनपुर, इसकी राजधानी सिराज हिंद के नाम से जाने वाली ये जगह, ठीक है। राजधानी इसकी थी जौनपुर, सिराज हिंद। स्वतंत्र साम्राज्य था। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की, ठीक है। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की, अभी ऊपर हमने देखा। उसके बाद से 1500, ठीक है, 59 में अकबर ने भी इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1559 ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखने के लिए। जब आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जब कहीं भी स्पेसिफिक डेट आप मेंशन करते हैं तो आपकी आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। 1775 में बात करें ब्रिटिश शासन का अधीन आ गया था। और यहाँ की वास्तुकला आर्किटेक्चर देख लेते हैं कौन कौन सी है इस शासन की, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वास्तुकला तो अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह द्वारा बनाया। ये तो आप कई बार देखेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। जौनपुर की अटाला मस्जिद। उसके बाद से जमा मस्जिद, जामी मस्जिद, बाड़ी मस्जिद, लाल दरवाज़ा, ये सब सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, अटाला मस्जिद जौनपुर का, ठीक है। अब बात करते हैं अगले राजवंश की, जो कि मुग़ल राजवंश है, ठीक है। तो मुग़लों में देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे कैसे कैसे थोड़ी बहुत चीज़ें उसको देखेंगे। उसके फटाफट हम मूव करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पे, ठीक है। तो चलिए पहले इसके संस्थापक देख लेते हैं। संस्थापक हम सभी जानते हैं कि बाबर 1526 ईस्वी 1530 ईस्वी
तक रहा इसका संस्थापक, और पानीपत के प्रथम युद्ध से इसने शुरुआत की। युद्ध कौन कौन सा लड़ा? देखिए, पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी और घाघरा। 1526 से शुरू होता है, ठीक है। 1526 ये 27 होगा खानवा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 24 प्रिंट हो गया, ये 27 होगा। 1526 चंदेरी 28, घाघरा 29, ठीक है। और ये खानवा के युद्ध बरसे राणा के साथ लड़ा था। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। बात करेंगे अगले शासक हुमायूं की, ठीक है। ये 2 बार देखें गद्दी बैठता, 1530 से 1540 तक, यहाँ 1800 कर दिया गया, ठीक है। 1555 से फिर 1556 तक, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जिसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। युद्ध देखें कौन कौन सा लड़ा है। चौसा का युद्ध लड़ा है, जो बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है, ठीक है, 1539 ईस्वी में। और 1540 में हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच एक और कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम को 21 साल के अंतर पे दोनों युद्ध लड़े जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे अकबर की, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा क्या क्या योगदान है 1556 से 1603 ईस्वी तक। इसके द्वारा युद्ध कौन सी राजधानी और वास्तुकला। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है 1556 ईस्वी में। कलिंजर का युद्ध लड़ता है 1559 में बांदा में जो पड़ता है, ठीक है। उसके बाद राजधानी आगरा, बाद में फतेहपुर सीकरी को बनाया था। ये उत्तर प्रदेश के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्तुकला में इसने क्या योगदान दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, सिकंदराबाद में इसका मकबरा है। और फतेहपुर सीकरी में जो भी आगरा में आगरा का किला वगैरह ये सब चीज़ें बनवाई है, तो वास्तुकला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चल के हम लोग उसको वास्तुकला वाले एक प्रॉपर सेगमेंट में, आर्ट एंड कल्चर वाले में देखेंगे। यहाँ फटाफट इन सब का डिटेल देके ख़त्म करते हैं इन सबको। जहांगीर, वास्तुकला फतेहपुर सीकरी में भी जहांगीराबाद महल बनवा, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम करा इसने। शाहजहाँ की बात करते हैं तो 1628 से 1658 तक युद्ध क्या लड़ा अपने छोटे भाई के साथ, शहयार मिर्जा के साथ लड़ा यहाँ पे। और ताजमहल आगरा, ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वास्तुकला की दृष्टि से, ठीक है। तो शाहजहाँ इसके लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा। औरंगजेब की बात करें तो युद्ध लड़ा, धर्मट का युद्ध लड़ा, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा, ठीक है। दारा सिकों के साथ लड़ा, जो कि आप जानते हैं कि बैटल ऑफ जो सक्सेसरशिप का युद्ध है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई मुगलों से रिलेटेड, ठीक है। इतना ही जानना है, मुगलों के बारे में बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं पढ़ी, बहुत पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं, सब हटाइए आप किनारे कीजिए, है ना। और अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या आगे का आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे और उत्तर प्रदेश के उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक। स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। अब देखिए आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मध्यकालीन नहीं है, यहाँ पे आधुनिक भारत होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मध्यकालीन न हो के आधुनिक भारत। अब यहाँ पे समझिए आधुनिक भारत के इतिहास में किस तरीके से उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले बक्सर के युद्ध से शुरू करेंगे इसको, है ना। बक्सर के युद्ध से शुरू करते हैं, उसके बाद से आगे धीरे धीरे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बक्सर के युद्ध में होता क्या है, बक्सर के युद्ध में आप देखेंगे कि 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया और अवध के नवाब इसमें शामिल थे, तो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उस टाइम, उसने गठबंधन करके लड़ा, फिर भी फाइनली लोग हार ही गए थे। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, ठीक है। 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। मराठा आधिपत्य को हटाना, यहाँ पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में होता है। तो इसमें मराठा का आधिपत्य को मतलब ख़त्म हो जाता है, यानी मराठा सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आके, ठीक। उसके बाद से लखनऊ पर बात करेंगे, लखनऊ के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, लखनऊ और अवध पे किस तरीके से अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन हुआ। तो इसके बाद एक डिटेल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। फैजाबाद की संधि होती है 1775 ईस्वी में। अवध का विलय होता है 1856 में और व्यक्तिगत का सिद्धांत के थ्रू होता है, ठीक है। शोषणकालीन राजस्व नीतियाँ लागू होती है। 1757 का विरोध होता है, विद्रोह। उसके बाद से ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना हो जाती है और इस तरीके से लखनऊ और आपका अवध पे पूर्णतः अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। फिर यूपी में आता है आगे चल के, जब उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आगे बढ़ेगा तो आता है यूपी में जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। कौन सी जमींदारी व्यवस्था आएगी, जिसमें जमींदार राजस्व वसूली का कार्यभार संभालेंगे और वो हेरिडेटरी हो जाएगा, यानी वंशानुगत हो जाएगा। जो एक बार बनेगा वही फिर बार बार बनता रहेगा, उसी के घर खानदान से बनेंगे लोग। और ये अंग्रेज उनकी काफ़ी शोषणकारी नीति थी, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें आगे, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में। जब जमींदारी व्यवस्था में इस तरह के शोषण होंगे तो आगे क्या इससे लीड होगा, इसके बाद से फिर तुरंत शुरू होगा डिफरेंट तरीके का आंदोलन, ठीक है। क्योंकि जब शोषण ज़्यादा होता है तो आंदोलन होना जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले शोषण किसका होगा इस नीति में, किसान सबसे ज़्यादा इसमें शोषित किए जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, तो किसान आंदोलन स्टार्ट होगा। और यूपी में किसान आंदोलन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवध में
किसान सभा, ठीक है। एक आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। अवध किसान सभा 1920 में शुरुआत की गई। एक आंदोलन 1921-22, ठीक है। और ये मदारी पाशी के नेतृत्व में शुरू हुआ अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में। अब फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है आयोग का। यहाँ से किसान आंदोलन और जन आंदोलन से यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है मेंस में। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे मेंस के आंसर में। यहाँ पे पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की भूमिका को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या फिर उसका क्या उसमें योगदान रहा उसको बताइए। तो वहाँ पे आप किसान आंदोलन को पहले समझाएंगे, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो किसान आंदोलन है इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे और इन सब की डिटेल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब आगे हम अगले क्लास लेंगे यानी जब क्वेश्चन आंसर का, तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे हमको, ठीक है। तो ये 3 आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से? अवध किसान सभा, एक आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा। जनजातीय आंदोलन की बात करें तो कोया आंदोलन 19वीं शताब्दी का और भील आंदोलन 19वीं शताब्दी का। 3 का भी इम्पैक्ट यूपी में रहा, ठीक है। अब अगला देखिए, ब्रिटिश शासन प्रणाली का, ठीक है, शिक्षा प्रणाली कैसी थी लेके उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, तो उसका यूपी में क्या कैसा रहा। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया उन लोगों ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की 1887 में, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश शासन प्रणाली के दौरान उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, इस चीज़ का आप एक्सप्लेन कीजिए या इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उस टाइम आप इस चीज़ को जो पॉइंट्स है उसको मेंशन करके लिखेंगे तो आपकी आंसर की वैल्यू इनरिच होगी, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। फटाफट से हो गया। आगे देखते हैं लास्ट यहाँ पे कांग्रेस सेशन के बारे में, ठीक है। कांग्रेस सेशन के बारे में, यूपी में कांग्रेस सेशन के महत्वपूर्ण सत्र, यानी अब हम आ गए फ्रीडम स्ट्रगल वाले में पोर्शन में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कितने? उत्तर प्रदेश में कुल इसके कांग्रेस सेशन के, ये ध्यान दीजिएगा, 9 सेशन हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, है ना। 9 सेशन हुए हैं, उसमें जो मेन यहाँ पे डिस्कस करा गया, लेकिन प्रीलिम्स के एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ आपको बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में INC यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? तो 9 अधिवेशन हुए हैं। इलाहाबाद का अधिवेशन 1888, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय व्यक्ति थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। बनारस अधिवेशन 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया इसमें, है ना। उसके बाद से लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ समझौता, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको। कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्षता भारत की पहली भारतीय महिला ने की थी, सरोजिनी नायडू जी ने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी 4 अधिवेशन है, बाकी के यहाँ पे लखनऊ में 3 हुए थे, ठीक है, और इलाहाबाद में 3 हुए थे, और उसके साथ साथ एक अधिवेशन जो है मेरठ में लास्ट का हुआ था, उसको भी ध्यान देखिए। वो सुंदर लगभग 1947 के आसपास का है जो मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी उसके अध्यक्ष रहे थे। कानपुर इस वाले में ध्यान दीजिए, लखनऊ वाले में इसके अध्यक्ष जो थे INC के वो अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा हुआ इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। बाकी इन 4 सेशन की जो कांग्रेस के 4 सेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अधिवेशन डेट सहित और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, आगे आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कला और संस्कृति के इम्पोर्टेंट सारे फैक्टर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कला और संस्कृति में देखना है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की सिग्निफिकेंस की उसकी विशेषताओं को बताइए। उसके बाद से पेंटिंग इन यूपी, उत्तर प्रदेश में पेंटिंग का क्या किस तरीके से रहा है उसको फिर हम लोग एक प्रागैतिहासिक काल से लेके, है ना, और मुगल काल आधुनिक काल में देखें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेंटिंग का विकास हुआ है। फिर कपड़े का काम किस तरीके से यहाँ पे हुआ है ना। और उसके बाद से देखेंगे धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ मिले और किस तरीके से कहाँ बनता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। टेराकोटा के बारे में बात करेंगे जो हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। आंसर राइटिंग में आप जब इसको पुट करेंगे तो इससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ी क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट हो जाएगा। यूपी में कौन कौन से मेले और त्यौहार हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद से बात करेंगे यूपी में संगीत, ठीक है, यूपी में नृत्य और साहित्य, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक आज का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से बात कर लेंगे एंशिएंट सिटी के बारे में, ठीक है, जो यहाँ के प्राचीन शहर हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की जब बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको देखिए। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे ये विकसित हो रहा है,
तो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका विकास हो रहा है ना। और इसकी विशेषताएं क्या हैं यही पूछा जाता है, तो इसको आप देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। जो जो मेन फीचर्स है इसकी विशेषताएं हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले कि देवताओं का प्रतिनिधित्व उनके हथियारों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। देवताओं की जो मूर्ति वगैरह है उसको किस तरीके से उसमें कुछ हथियार दिखा के उसको इंगित किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद से एक फीचर क्या है कि गोल और मुस्कुराता चेहरा, ठीक है। मतलब एक नेचुरल उसमें नेचुरलिज्म का प्राकृतिक उसमें सजीव चित्रण, इस तरीके से दृश्यमान वस्त्र यानी जो वस्त्र थे वो विजिबल थे, ठीक है। जो भी मूर्तियों पे जो वस्त्र लगाए गए हैं वो विजिबल तरह के, तो उसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है तो सस्पेक्टेड लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, उसका उपयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसके बाद से इस स्कूल ऑफ आर्ट में किस किस की मूर्तियाँ बनाई गई हैं तो नवोदित की, यक्ष यक्षिणी की, है ना, मौर्य काल में शैव और वैष्णव देवताओं की भी इसमें बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एक जो शॉर्ट चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ये याद रखना है। इसके बाद से जब आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख देंगे। इंट्रो में कुछ लिख देंगे, इंट्रो में इसका लिख देंगे कि कब इसका विकास हुआ, किस तरीके से, किसके शासनकाल में, है ना। उसके बाद ये फीचर्स आप लिख देंगे और फिर फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि पेंटिंग के बारे में, ठीक है। यूपी में पेंटिंग कहाँ कहाँ, तो प्रागैतिहासिक काल की अगर पेंटिंग की चित्रकला की बात की जाए तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में शैलाश्रय है जो जहाँ पे गुफाओं में कुछ हल्की फुल्की पेंटिंग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र और चित्रकूट की गुफा चित्रकारी, वहाँ से उसके बगल वाले में जो विंध्याचल रेंज में है वहाँ पर इस तरह की गुफा चित्रकारी मिली है, जिसमें क्या क्या इंगित है उसमें अगर देखेंगे तो शिकार करते हुए, युद्ध करते हुए, उत्सव आदि के दृश्य वहाँ पे इंगित है, ठीक है। बात करेंगे मुगल काल में पेंटिंग के बारे में तो जहियाग्रा के रिगन बुंदेला पेंटिंग, ठीक है, बुंदेला पेंटिंग, ठीक है, वो यहाँ पे पीक पे था। तो किसके वहाँ पे, ये जहांगीर के काल पे, ठीक है, ठीक। जहांगीर के रीजन में जो बुंदेला पेंटिंग है वो क्या था, अपने पीक पर था। तो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड क्या याद रखेंगे, मुगल में जहांगीर का काल और जो उसकी 2-3 पेंटिंगें हैं उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आधुनिक काल में अगर बात करेंगे तो गढ़वाल स्कूल आधुनिक काल में पेंटिंग के लिए यहाँ पे फेमस है, यूपी के लिए, यूपी के रीजन में। अगला बात करेंगे कपड़ों को लेकर किस तरीके से यहाँ पे क्या कढ़ाई बुनाई इसमें क्या है, तो उस पर अगर ध्यान देंगे कपड़ों के काम में तो चिकनकारी लखनऊ का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पारंपरिक हाथ की कढ़ाई वाला जो फेमस ड्रेस है जो इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, और ये जरदोजी, ठीक है, ये भी लखनऊ का धातु धागे की कढ़ाई से बना हुआ है। तो इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा कपड़े को लेकर या फिर इस तरीके से, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स अगर उनको जीआई टैग मिला है ना, जीआई टैग मिला और उनको आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो उससे आपके आंसर की करंट अफेयर से स्टैटिक से वो लिंक हो जाएगा। जो कहता है ना करंट अफेयर से जोड़ के लिखिए इस चीज़ों को। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछ रहा है कपड़े और इस तरीके के धातु कामों के बारे में कुछ विशेषताएँ पूछा है, तो आप सिंपली कोई एक एग्जांपल ले लीजिए कि रिसेंटली हाल ही में इस चीज़ को जीआई टैग मिला और इसकी ये इस तरह की गुणवत्ता विशेषता बताता है। कालीन बुनाई के बारे में बात करें तो मिर्ज़ापुर, ठीक है, और भदोही, ये 2 जगह फेमस हैं, ठीक। धातु के बर्तन के बारे में बात करें यानी मेटल के जो बर्तन हैं उसमें लोटा, ठीक है, छोटा जल बंदरगाह के नाम से मुरादाबाद से पीतल नगरी तरीके धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी, धातु में पीतल और तांबा किस तरीके से बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में, ठीक है। मिट्टी के बर्तन अगर हम देखें तो मिट्टी के बर्तन में देखें दोस्तों चमकदार मिट्टी के बर्तन, इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि, नीला और हरा पैटर्न, खुर्जा, चुनास और रामपुर की ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी फेमस है। जो बेसिकली मिट्टी के बर्तन से बने खुर्जा वाला, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बना है खुर्जा के प्रोडक्ट्स के बारे में लेके। चुनार ब्लैक पॉटरी के बारे में बात करेंगे तो इसकी डिज़ाइन थोड़ा जटिल है और सिल्वर पेंट से जड़ा हुआ होता है और इस पर काबिज उच्च नामक पावेल की चमक है। निजामाबाद में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड याद रखें, मिट्टी के बर्तनों से रिलेटेड याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ की टेराकोटा के बारे में, तो टेराकोटा के बारे में जब बात की जाती है तो गोरखपुर उसमें पहले नंबर पर आ जाता है। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिल गया, जो गोरखपुर के भटहट में एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यहाँ पे टेराकोटा के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं मेलों के बारे में, ठीक है। मेलों के बारे में भी थोड़ा सा अलग से मेले और भी डिस्कस कर देंगे। तो यूपी के जो मेले और त्यौहार हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो कुंभ और अर्धकुंभ प्रयागराज, कामपिल मेला कामपिल में, रामनवमी के अवसर पर रामलीला, ताज महोत्सव आगरा, देवा मेला बाराबंकी, गंगा महोत्सव वाराणसी। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल भी दिखा दे रहे हैं, है ना। जो पेंटिंग्स वगैरह हैं और जो ये
क्या कहते हैं ये टेराकोटा और यूपी मेले के त्यौहार के बारे में। संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से घराने हैं। संगीत पे क्वेश्चन बन सकता है संगीत और नृत्य को लेकर, ठीक है। संगीत और नृत्य में भारतीय सांस्कृतिक संगीत, इसकी प्रमुख शैलियों में घराने कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, बनारस, ठीक है। ये 3 घराने इंपॉर्टेंट है और इन घरानों के बारे में भी थोड़ी सी और डिटेल में हम लोग बता देते हैं, देखेंगे। यूपी के नृत्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाटक में नौटंकी, रासलीला, चरकुला आदि। अब इन सब चीज़ों में आप देखेंगे जब इनका आंसर राइटिंग करेंगे तो इनको अगर आप क्या करेंगे, मैप के माध्यम से इनको लोकेट कर देंगे ना, तो आपके आंसर की एनरिचमेंट बहुत बढ़ जाएगी। जैसे किस तरीके से आप सिंपल अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मैप की, तो कुछ इस तरीके से आप इसका मैप बना लेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश जैसे दिख रहा है, चलिए ठीक है। इस तरीके से मैप बनाइए, इसको बॉक्स में कीजिए, है ना, मैप को बॉक्स में कीजिए। अब यहाँ पे जैसे जब मान लीजिए आपको ये घराना यूपी का बताना है, तो लखनऊ यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट कर दीजिए, ठीक है। बनारस घराना कर दीजिए, आगरा घराना कर दीजिए, ऐसे बना के पॉइंट एरो बना के आप ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरीके जब आप करेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू काफ़ी इनरिच हो जाएगी। और इस चीज़ को क्या करना है, इसके लिए लगभग हर एक चीज़ में, मतलब जहाँ भी बन सकता है इस चीज़ को आप बनाएंगे। आइए तो देखते हैं, बच गया यूपी में साहित्य, तो ये नृत्य हो गया। साहित्य की बात करें तो कबीर हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में साहित्य से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, तो बाणभट्ट और राजसेठ आदि किताबें और लेखक के बारे में अभी हम आपको आगे बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक पहले पॉइंट बता दें, डिस्कस कर दें। ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, देखिए ऐसे करके प्राचीन शहर बात करते हैं। जब प्राचीन शहर के दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्राचीन शहर जो अब इम्पोर्टेंस में हैं, मतलब इम्पोर्टेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए पहले तो बनारस, ठीक है, वाराणसी प्राचीन शहरों में, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज, संकिस्सा क्यों, ये बुद्ध वाला जो उनका स्वर्ग से आने और जाने का यहाँ पे जो फर्रुखाबाद वाला रीजन, तो ये उनसे इंसिडेंट, श्रावस्ती, ये भी बुद्धिज्म, और प्रयागराज। तो ये कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्राचीन शहर हैं। इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जब अयोध्या का उस अयोध्या वाला क्वेश्चन किए थे संस्कृति के बारे में, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर चुके हैं, प्राचीन शहर अयोध्या के बारे में वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन बतानी थी, है ना, तो उसको वहाँ पे कर चुका। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, कोई भी एक शहर दे देगा और उसके बारे में, उसकी सांस्कृतिक और इकोनॉमिक बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछेगा। तो इसको कैसे लिखना है अभी हम आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर बात की जा रही है, एक कोई सिटी ले लें, पहले रुकिए हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बनारस के बारे में लेकर बताते हैं। देखिए जब प्राचीन शहर की बात आती है तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये चीज़ है, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म नहीं है जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मतलब फला फूला। इसके साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम भी यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से ना उनका प्रचार प्रसार हुआ है। 24 जैन तीर्थंकरों को बात करें तो 5 का जन्म तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे थे बनारस के बारे में, ठीक है। तो बनारस के बारे में मान लिया आपको लिखना है, तो बनारस के बारे में कैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनारस को लेके, कि बनारस जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सांस्कृतिक जंक्शन है, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ पर बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर, है ना, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन तीर्थंकर, है ना, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, श्रेयासनाथ का ये जन्म हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है कि वाराणसी को देखिए यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज में संघाई सहयोग संगठन द्वारा SCO यानी उसकी पहली ये सांस्कृतिक पर्यटक राजधानी बना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस, अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे बनारस के बारे में पूछ रहा है, बनारस को लेकर, तो ये क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो सारे पॉइंट्स हम लोग मेंशन करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से बनारस का इंट्रो देंगे, है ना। बनारस का इंट्रो देने के बाद से बनारस शहर का उसके क्या क्या फीचर्स हैं सांस्कृतिक, और इस तरीके से ये सब पॉइंट उसमें ऐड करेंगे। और जब बात करते हैं कि किस तरीके से आंसर को एक फ्रेम करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम डिटेलिंग कर दे रहे हैं। उसके बाद से जैसे देखिए कि मान लीजिए बनारस के बारे में बात करना है, वाराणसी, ठीक है। तो इसको जब शहर के बारे में इस तरीके से प्राचीन शहर के सारे क्वेश्चन, उस पर एक क्वेश्चन बना रहेगा। पिछली बार भी क्वेश्चन था और इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ज़्यादा फोकस रखिएगा बनारस, ठीक है, और अयोध्या पे। किस पे? अयोध्या पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बनारस के बारे में जब इंट्रो लिख देंगे, इंट्रो के बाद उसमें उसकी सांस्कृतिक महत्व, है ना, उसका सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इकोनॉमिक महत्व, रिलीजियस महत्व और उसका राजनीतिक महत्व, इस तरीके से करके इसको पूरा कंक्लूड कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि जो थोड़े बुक्स वगैरह थे उनके बारे में, ठीक। अब बुक्स के बारे में जो लेखक थे इंपॉर्टेंट, उनकी थोड़ी रचनाओं को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात करेंगे तो उनकी प्रमुख पुस्तकें नाटकों में वैदिक हिंसा, नभोति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नीला देवी, अंधेर नगरी।
मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करमभूमि, गोदान। महादेवी वर्मा एक यहाँ से रही हैं जिनका अतीत के चलचित्र पथ के साथी, गिल्लू और नीरजा। कबीर के बारे में भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। कबीर के बारे में बीजक उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तुलसीदास, इन सभी को इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए ये रचनाकार नहीं होगा, यहाँ पे लेखक होगा और इनकी रचनाएं। कबीर के बारे में देखेंगे तो उनका बीजक, अश्वघोष, बुद्धचरित, बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी, मयूर, ठीक है, सूर्य शतक, भवभूतिका, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित और मालती माधव, राजशेखर का काव्य मीमांसा। ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं, जब क्वेश्चन आगे आएगा ना तो वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आंसर, डेली आंसर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक एक आंसर हम लोग किस तरीके से इसको उसमें इंक्लूड करते हैं। कुछ मेले के बारे में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के अन्य मेले और त्यौहार, बटेश्वर मेला आगरा, कैलाश मेला, राम बारात मेला, देव मेला, है ना, गंगा महोत्सव वाराणसी, बरसाना होली मथुरा। इन सबको मैप पे भी हम लोग लोकेट करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग में इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये जो कुछ पेंटिंगें हैं, जिन पेंटिंगों के बारे में हम बात कर रहे थे उनको देख लीजिए। पहला जो पेंटिंग यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएं, ये चिकनकारी वाला काम था, चिकनकारी और जरदोजी वाला। तो चिकनकारी काम कुछ इस तरीके से ये कपड़ों पर बनता है, उसको बाई फिगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो थोड़ा सा याद रहने में आसानी रहेगा। जरदोजी वाला काम देखेंगे, ये भी कढ़ाई किस तरीके से एक रेशम की कढ़ाई वाला था, ठीक। उसके बाद से अगर बात करें तो चित्रकारी में जो बताया था बुंदेला पेंटिंग, बुंदेला चित्रकारी, तो ये बुंदेला चित्रकारी और स्कूल जो गढ़वाल वाला था ये रीजन, ठीक है। एक सांझी पेंटिंग है, ठीक है, सांची पेंटिंग है मथुरा का, ये हाल ही में इसको भी जीआई टैग मिला, तो इस तरीके की पेंटिंग है जिसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ये कालीन जो आपका भदोही वाला है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे थोड़ा सा बर्तन और पॉटरी के बारे में, तो ये कुछ पीतल के बर्तन और ये टेराकोटा गोरखपुर वाला जो इंपॉर्टेंट आपको अभी हमने बताया कि टेराकोटा की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं बर्तन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश की वास्तुकला में कि बौद्ध के वास्तुकला में क्या क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो इसमें धार्मिक स्तूप है, धर्म राज्य का स्तूप है, चौखंडी स्तूप है और अशोक स्तंभ है। इसको सिर्फ हम इतना ही नहीं यहाँ पे करेंगे, आगे हम इसको डिटेल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे मंदिर वास्तुकला, जिसमें दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, राम जन्मभूमि, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे इंडो इस्लामिक के बारे में, ठीक है। इंडो इस्लामिक जो शैलियाँ हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या है, तो उसमें विशेषताओं में देखेंगे क्या क्या है, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, इमामबाड़ा लखनऊ, सलीम चिश्ती का मकबरा, खुसरोबाग, प्रयागराज। ये चीज़ें क्यों कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आपको इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हमको लग रहा है कि ये मेंस में पूछा जाने वाला पॉइंट है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स लिखनी है। आंसर में सिर्फ ऐसे पॉइंट बना के तो लिखना नहीं रहता, जैसा कि आप क्वेश्चन आंसर में देख ही रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे औपनिवेशिक वास्तुकला की, ठीक है, मेमोरियल हॉल और जो सारे एग्जाम्पल है, संस्कृत कॉलेज, राजभवन, विधान भवन, बेगम समरू चर्च, इन सब के बारे में 2-2, 4-4 लाइन जानेंगे। उसके बाद से बात करेंगे इसके महत्व की, ठीक है, महत्व के बारे में हम जानेंगे, इसके रख रखाव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये सब सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। और देन उसके बाद से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये सब सारी चीज़ें, जिसमें संग्रहालय है, पूरा लेख है और ये पुरातत्व विभाग की ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, क्योंकि आगे चीज़ें डिटेल में हमको डिस्कस करनी है। तो ये एक माइंड मैप के माध्यम से जान के इस लेक्चर में क्या क्या हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम यहाँ पर डिटेल में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वास्तुकला, इसका महत्व और संरक्षण, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो डिटेल में जो हम थोड़ा सा बताएंगे। ये लाइनें आपको आंसर राइटिंग करते समय उसके इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो देखिए 2-3 लाइनें कितनी कंक्रीट लिखी हुई यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए, इसके महत्व और संरक्षण के बारे में, कि उत्तर प्रदेश जो है प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसका विकास हुआ, प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, जिससे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध धर्म, यूरोपीय जैसी शक्तिशाली राज्य और साम्राज्यों की एक धारा चली, जिनके प्रभाव उनके सांस्कृतिक विकास के प्रवाह में, ठीक है, माध्यम से फैला था। किसके प्रवाह के माध्यम से फैला था, तो उनके सांस्कृतिक विकास से। तो इसमें देखिए एक ही लाइन में किस तरीके से, जो कल परसों हम लोग जो एक क्वेश्चन आंसर देख रहे थे उसमें इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था वास्तुकला को लेके, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश आप कह लेना कि विभिन्न धर्मों का एक पालना रहा है, जहाँ पे विभिन्न धर्म में प्राचीन काल से लेकर अब तक, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, उनका सबका प्रचार प्रसार
उत्तर प्रदेश की धरती पे बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की उत्कृष्टता, ठीक है, उत्कृष्ट जो वास्तुकला है यहाँ के, उसमें बौद्ध स्तूप, ठीक है, विहार, प्राचीन मठ, टाउनशिप, किले और द्वार, महल, मंदिर, मस्जिद, मकबरे आदि अन्य सामुदायिक संरचनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के वास्तुकला का एक अच्छा नमूना पेश करती हैं। और यहाँ पे इसके बाद से हम देखेंगे कि सबसे पहले जो बौद्ध वास्तुकला है, ठीक है, बौद्ध वास्तुकला जिसमें सबको इम्पोर्टेंट, जैसे आंसर लिखते समय इसको काम आएगा, तो इसलिए आप हम डिटेलिंग थोड़ा सा दे दे रहे हैं कि धार्मिक स्तूपा सारनाथ का, ठीक है, धर्मराज का स्तूप सारनाथ, चौखंडी स्तूप सारनाथ और अशोक स्तंभ, ये 4 पॉइंट जो है बौद्ध वास्तुकला से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके यहाँ हम इसको देखेंगे। तो यूपी में बौद्ध का वास्तुकला जो है, बौद्ध धर्म का, वो किस तरीके से रहा है। तो 3री शताब्दी में, देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों के उदय के साथ कला और वास्तुकला इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया, स्तूपों और विहारों का निर्माण का आदेश दिया। इनके निशान तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, शंकिशा, वाराणसी में पाए गए स्तंभों में कि जो अवशेष है वो मौर्य कला की उत्कृष्टता का संकेत देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है ये बुद्ध से रिलेटेड, जब भी उत्तर प्रदेश में बुद्ध की बात आएगी, बौद्ध धर्म की, तो इन शहरों का नाम आप इजीली वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसमें सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, शंकिशा, वाराणसी और कुशीनगर। ठीक है, तो ये सब नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूपी में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्थल हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं कि धार्मिक स्तूपा। ठीक है, धार्मिक स्तूपा पर दिखा दे आपको कुछ इस तरीके का है, सारनाथ का धार्मिक स्तूपा ये। ठीक है, और इसके बारे में जो 2-4 लाइनें जो लिखने के लिए रहेंगी हमारे लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसको हम बता देते हैं। धार्मिक स्तूपा देखिए, वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है ये, मतलब कहाँ पे स्थित है तो उसके बारे में जान लें कि बनारस के सारनाथ में स्थित है और भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धार्मिक स्तूप का निर्माण लगभग 500 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसके पुराने ढांचे को बदलने के लिए किया गया था, इसके पूर्व में जैसे पहले से निर्मित था। तो धार्मिक स्तूपा के बारे में जब लिखने के लिए आएगा तो 2-3 पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पॉइंट्स के फॉर्म में जब वहाँ लिखेंगे तो ऐसे। ठीक है, पहला कि ये सारनाथ और वाराणसी में स्थित है और ये अशोक के काल में निर्मित है और लगभग 500 से 250 ईसा पूर्व में इसका जो भी बनावट इस ढांचे को बनाया गया था। धार्मिक स्तूपा के बारे में अगर और चीज़ देखें तो ये स्तूप हिरण पार्क, ठीक है, ऋषिपत्तन का प्रतिनिधित्व करता है। पार्क का महत्व अधिक क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिससे अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे ये जो धार्मिक स्तूपा और यहाँ का हिरण पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुद्ध का पहला उपदेश और अष्टांगिक मार्गों की यहाँ पे व्याख्या मिलती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, धर्मगाजी का स्तूपा। ठीक है, धर्मगाजी का स्तूपा यहाँ पे डिटेलिंग इसलिए करा रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसमें आपको वहाँ पे पॉइंट्स लिखने रहेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमको नाम न बता के माइंड मैप के माध्यम से थोड़ी डिटेलिंग आपको बता दें, 2-4 चलें, ताकि आप यहाँ से अगर आप नोट्स भी बनाते हैं दोस्तों तो यह चीज़ आपके लिए मेंस में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, धर्मराज का स्तूपा के बारे में, यह पूर्व अशोक स्तूपों में से एक है जिसकी केवल नींव शेष है, मतलब अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, लगभग केवल सिर्फ उसकी ये आप देख सकते हैं खंडहर के तौर पे जो भी उसके पुराने अवशेष हैं वही बच गए हैं। ये भी सारनाथ में स्थित है ना। और मार्शल और कोनो के अनुसार ये मूल स्तूप अशोक के स्तंभ का है, अशोक के समय का है, ये इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला स्तूपा देख लेते हैं, चौखंडी स्तूप। ठीक है, चौखंडी स्तूप के बारे में क्या है कि ये भी वही सारनाथ में स्थित है और महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है, जो कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, चौखंडी स्तूपा। तो चौखंडी स्तूपा के बारे में वही 2 पॉइंट लिख देंगे, कहाँ पे स्थित है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आपके आंसर इनरिचमेंट में काम आएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बौद्ध धर्म से अशोक स्तंभ, जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष स्तंभ है, इसके बारे में सब लोग तो जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हैं जो यहाँ पर बता दें कि इसके बारे में जब लिखना होगा पॉइंट में तो बताएंगे अशोक के स्तंभ से ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है, भारतीय वास्तुकला के प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें शीर्ष स्तंभ में 4 सिंह को दिखाया गया है और सारनाथ में ये स्थित है। इसके बारे में जो एक दूसरी जुड़ी चीज़ें बताई जाएगी, किनारे पर खड़े पहियों से सजाया गया है, जिसमें जानवरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, है ना, और उस पर आधार पे एक बेल घंटे के आकार का उल्टा कमल है, यानी जो आप ये देख सकते हैं,
ये वाला पोर्शन अबेकस जिसको कहते हैं, ये उल्टा, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चरिंग है और यहाँ पे कुछ एनिमल बने हुए हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जब भी आप आंसर लिखेंगे ना इसके बारे में, जब पॉइंट को मेंशन करेंगे तो आपके पास 2 से 3 पॉइंट ऐसे बना के लिखने के लिए हो, इस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते चल रहे हैं। अब इसके बाद अगला वास्तुकला जो आता है हमारे पास मंदिर को लेकर, ठीक है। मंदिर वास्तुकला उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है दशावतार का देवगढ़ मंदिर, भीतरगांव मंदिर कानपुर और राम जन्मभूमि अयोध्या, ठीक है। तीनों मंदिरों को डिटेल में देखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की इस बार संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और खास करके राम जन्मभूमि अयोध्या से तो एकदम इसको आप कहते हैं ना कि मोस्ट प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सजे हुए अयोध्या एक अपना नया अध्याय जोड़ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे दशावतार मंदिर देवगढ़, तो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ का है। इस मंदिर के बारे में जान लीजिए, अभी बताया है ये मंदिर आपका दशावतार मंदिर देवगढ़, ठीक है। इसके बारे में जो 1-2 पॉइंट की, ये मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक है। और पत्थर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में 500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो पॉइंट ध्यान रहेगा दशावतार मंदिर के बारे में कि विष्णु मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है दशावतार मंदिर है। ये शायद गुप्ता पीरियड का है, ठीक है, गुप्ता पीरियड की ये मंदिर हैं, तो ये भी एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर लेंगे। अगला मंदिर भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर के बारे में, ये भीतरगांव मंदिर का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये भीतरगांव मंदिर एक सीढ़ीदार ईंट की इमारत है जिसके सामने टेराकोटा पैनल है, गुप्त साम्राज्य की ये चीज़ें हैं, ठीक है, और 6वीं शताब्दी में बनी है। ये सबसे जीवित पुराना टेराकोटा हिंदू मंदिर है जिसकी छत और शिखर ऊंचे हैं, है ना। हालांकि 18वीं शताब्दी में इसके ऊपरी पक्ष को कुछ क्षति पहुंचाई गई थी, तो वो चीज़ें तो आप जानते हैं कि आगे चल के इसमें थोड़ी सी नुकसान तो कर बहुत लोगों ने किया ही, लेकिन भीतरगांव मंदिर कानपुर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला चीज़ को मैप के माध्यम से कैसे आप लोकेट करेंगे, ठीक है। तो जब मैप के माध्यम से बात आएगी तो आप ऐसे बताए थे आपको एक यूपी का मैप बनाएंगे, बॉक्स में करेंगे और जो जो इमारतें हैं उसको आप मेंशन कर देंगे। तो ये देखिए कानपुर में आप देखिए ईंट से निर्मित प्राचीनतम भीतरगांव मंदिर, है ना। ललितपुर का ये देवगढ़ दशावतार मंदिर, उसमें पॉइंट ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे कि ये ललितपुर देवगढ़ का मंदिर जो है, इस वाले मंदिर में देवगढ़, इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ललितपुर, ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसे यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी चीज़ जौनपुर का ये देखेंगे शर्किश शैली की अटाला मस्जिदें, ठीक। जौनपुर आगरा में जो ये मॉडर्न अभी आगे आके मुगल काल में जब आएंगे तो आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सब सारी चीज़ें, ये तो सब अभी प्राचीन का 2 पढ़े हैं जो अभी प्राचीन का। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय जो आता है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए कि अयोध्या मानव जाति की शुरुआत से अस्तित्व में है और माना जाता है कि कई हज़ार साल पहले पृथ्वी पर मौजूद देवताओं की गतिविधियों का केंद्र रहा है। अयोध्या का प्राचीन नाम एक बता दें कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत भी है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर के पार्ट में करेंगे तो अयोध्या के बारे में वहाँ पर पूरी डिटेलिंग में एक चर्चा होगी कि अयोध्या का क्या सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व है, ठीक है, और किस तरीके से प्राचीन धरोहर को सजे हुए है अभी तक। तो ये अयोध्या का प्राचीन मंदिर जो नया मंदिर बन चुका है, ये किस शैली में बना है, इस शैली को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर है, ठीक है, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको जो हम एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वहाँ पर डिटेल करेंगे कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है, उस पर क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर बस आंसर राइटिंग के माध्यम से अयोध्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लिए। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस्लामिक वास्तुकला क्या क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में इस्लामिक वास्तुकला यानी जो मुगल पीरियड है उस टाइम क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला क्या क्या स्थापित हुए हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का उत्तर प्रदेश पे क्या उसका प्रभाव रहा है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, या फिर वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है। तो ये चीज़ें देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे एकदम करक्स नोट्स है ना, करक्स नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कर, डायरेक्ट आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग भी नहीं है और एक कंक्रीट सॉलिड मैटर है ये। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का इस्लामिक वास्तुकला। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है और बहुत सारी यहाँ पे स्थापत्य की चीज़ें देखी गई। दोनों परंपराओं में काफ़ी मिश्रण भी हुआ, यहाँ पे एक तरह से मिक्सिंग भी हुई, जिसमें यूपी में तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें कुछ सामने हम देख सकते हैं, जैसे मस्जिद और मकबरे आदि इस्लामिक वास्तुकला के केंद्र हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए कि इसकी विशेषताएं क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। डायरेक्ट पॉइंट आप एग्जाम में मेंशन करेंगे मेंस के आंसर आंटी कॉपी में, ठीक है, कि भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएँ। पहली विशेषता क्या है कि इस्लाम देशों में इमारतें ईंट, चूने और गारे से बनी होती थीं। शैली क्या है, धनुष्कार शैली है, इसका अर्थ है मेहराब, गुंबद और तहखानों पर आधारित वास्तुकला है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अरबी स्टार मोटिफ और पंचकोण
षटकोण, अष्टकोण, यानी इस तरह से जो कोण में बन के वृत्ताकार जैसे ज्यामिति डिजाइन के साथ सजावटी छिद्रित जालियाँ बनी हुई हैं। और उद्यान इस्लामी वास्तुकला के एक अभिन्न अंग है। यानी आप बात करें गार्डनिंग जो है ये इस्लामिक वास्तुकला का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो ये सब सारी पॉइंट्स आप याद रखें किसके रिस्पेक्ट में, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं में। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे जो भी इस्लामिक वास्तुकला है उसको देखेंगे। ठीक है, जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। तो पहला बात करते हैं आगरा के किला की। आगरा किला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये आगरा का किला आप देखिए कुछ इस तरीके से बना। ये विश्व विरासत स्थल में भी है यूपी का, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आगरा का किला। इसके साथ साथ ताजमहल भी अभी आएगा। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमें सिर्फ लिखना है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव, हमें दोस्तों बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं समझनी है, जाननी है क्या है आगरा किला, कैसे उत्तर प्रदेश में इसका क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही जानेंगे। तो 1565 ईस्वी में अकबर के द्वारा ये निर्मित है ना, और डिजाइन कला से एक उत्कृष्ट ये बना हुआ एक उदाहरण है। और किले के अंदर जो बात करेंगे मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ठीक है, और मुसम्मन बुर्ज सहित बहुत सारी उत्कृष्ट इमारतें बनी हैं। तीन चीज़ें क्या अंदर हैं इसके किले के, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ठीक है। और किले के अंदर जहांगीर का महल, खास महल, शीश महल, अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं। याद क्या रखना है यहाँ से हमें, क्या ध्यान देंगे, जो आंसर राइटिंग हम लिखेंगे 1565 ईस्वी में बना है अकबर के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास है, जहांगीर का महल है और शीश महल है, ये सब सारी चीज़ में बनी हुई है। ठीक, बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल के बारे में बात करेंगे तो वही देखिए आगरा में स्थित है और विभिन्न तरीके से सौंदर्य चमक की भी एक विश्व विरासत स्थल है। वहाँ पे लिख सकते हैं मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, लेकिन ज्योग्राफिकली इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बताएंगे कि आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का भव्यता का प्रतीक है। क्या क्या इसमें उपयोग हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है, सभी जानते हैं। और पित्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पित्रा स्टाइल में बना हुआ है और जो भी सजावटी और बहुत सारी चीज़ों से इसको परिपूर्ण किया गया है। तो 2-3 पॉइंट हम कैसे वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आगरा को लिखेंगे, मैप पे लोकेट करेंगे। इस आगरा यमुना नदी के तट पर ये ताजमहल स्थित है और पित्रा का शैली का यूज हुआ है, संगमरमर का यूज। बस 2 से 3 पॉइंट मेंशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा जो मेंस के टेस्ट सीरीज में है, आगे हम आपको डिस्कस कराएंगे वो चीज़। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर पश्चिम चट्टानी राज्य के ऊपर किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या है कि नियोजित शहर बसाने के लिए यहाँ पे किया गया था एक, तो कुछ इस तरीके से फतेहपुर सीकरी का यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। यह भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर लिखने के लिए काम आएगा वास्तुकला में। आसफी इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा यानी लखनऊ का, तो इसके बारे में बात करेंगे। लखनऊ में ये विशाल संरचना है, नवाब असफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया है और ये उस समय के काफ़ी उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर के रूप में यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये लखनऊ का इमामबाड़ा। उसके बाद सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती के मकबरे के बारे में बात करेंगे। सलीम चिश्ती का मकबरा ये मुग़ल वास्तुकला का वही फिर एक उदाहरण है, सूफी सलीम चिश्ती के लिए बनवाया गया था और यहाँ पे मुग़ल बादशाह अकबर ने संत के सम्मान बना। ठीक है, तो ये चीज़ उतना बस याद रखेंगे, सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, और ये किसके में बना था, सूफी सलीम चिश्ती के लिए बना था, बस इतना याद रखेंगे। खुसरो बाग के बारे में बात करेंगे। खुसरो बाग क्या है, खुसरो बाग के बारे में देखेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये ऐतिहासिक है और इसमें जहांगीर और राजपूत की उसकी जो पत्नी थी यहाँ पे इनका मकबरा है। ठीक है, उसके बेटे खुसरो का मकबरा है और उसकी बेटी का भी एक यहाँ पे मकबरा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज यूपी में स्थित है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है खुसरो बाग का। तो खुसरो बाग कहाँ पर है, खुसरो बाग हो जाएगा ये प्रयागराज यूपी में स्थित है और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। मुग़ल काल में जहांगीर और उसके 2-3 जो भी घर वाले थे यहाँ पे उनकी कब्रगाहें हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से नहीं रह गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे यूपी में औपनिवेशिक वास्तुकला, यानी हम आप लोग लास्ट इसमें है औपनिवेशिक वास्तुकला की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश के दौरान यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं उसके बारे में देख लेंगे। तो देखिए अंग्रेज़ों ने तो आर्किटेक्चर बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उसको मैं डिटेल देख लेंगे। अंग्रेज़ों ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इमारतें बनवाई। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिकली दिखता है कि वास्तुकला में साम्राज्यवादी झुकाव को परिचित कराया, पारंपरिक तौर से यूरोपीय और नवशास्त्रीय को गाथिक शैली में। ठीक है, गाथिक शैली के साथ साथ इस्लामिक इंडो शैली का एकीकरण हुआ, यानी मिक्सअप कर दिए लोग, एक साथ कर दिए, जिसको आज उत्तर प्रदेश में बहुत विभिन्न सारी इमारतों में से लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के बहुत सारी इमारतों में देखा जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे लखनऊ कुछ एग्जांपल, मेयो मेमोरियल हॉल के बारे में बात करेंगे।
प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। 1879 में इसको आर रॉस्किल के द्वारा इसको सब बनाया गया था। 19वीं 20वीं शताब्दी में ये औपनिवेशिक वास्तुकला को प्रदर्शित करता रहा और हॉल थॉर्नहिल और मेन मेमोरियल लाइब्रेरी के नज़दीक स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, ठीक है, ये भी उन्हीं के टाइम का है, औपनिवेशिक काल का है। 19वीं शताब्दी में ये गॉथिक स्थापत्य शैली में बना हुआ और ये एक स्टोन चर्च है, ठीक है, स्टोन चर्च के रूप में जाना जाता है इसको। तो चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। वाराणसी का संस्कृत कॉलेज देख लेते हैं। वाराणसी का संस्कृत कॉलेज की वर्तमान इमारतों का निर्माण गॉथिक शैली में भी जो भी औपनिवेशिक के मोस्ट गॉथिक शैली में निर्माण कराया गया है। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एशिया की बेहतरीन वास्तुकला में से बनारस विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया था। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज है, उसके साथ में बिल्डिंगों को बनाया गया। लखनऊ का राजभवन के बारे में बात करें तो लखनऊ का राजभवन ये भी यहीं से राजभवन कोठी हयात बख्श हुआ करती थी और मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने अपने निवास के रूप में इसको डिजाइन किया था। वर्तमान में लखनऊ में स्थित है। विधान भवन की बात करेंगे, फटाफट से देखते हैं। लखनऊ का विधान भवन 1922 में इसको निर्माण सर हरकोट बटरल के द्वारा किया गया था। इसमें 2 विधानसभाएं हैं जिन्हें काउंसिल हाउस भी कहा जाता है और ये इसको पूरा करने में लगभग 6 साल लगे। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान ये रखना है कि ये 1922 में निर्माण हुआ है, हरकोट बटरल के द्वारा बनाया गया है और ये भवन जो है अभी लखनऊ में, ठीक है, जिसे अब GPO के नाम से, लखनऊ GPO के नाम से जाना जाता है, ये आपका भवन, ठीक है। बेगम समरू चर्च का महल के बारे में बात कर ली, एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। सरदाना मेरठ में स्थित है ये, सरदाना मेरठ बेगम समरू चर्च, ठीक है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस का विशेष अधिकार इसमें गिरजाघर है और एक रोमन कैथोलिक चर्च है और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक विशेष उदाहरण, यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक विशेष उदाहरण है। तो बेगम समरू का ये चर्च महल कहाँ पर हम देखेंगे, ये इसके बारे में देखेंगे, ये मेरठ में स्थित है, सरदाना मेरठ में। इसके बाद सब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, वास्तुकला का महत्व, ठीक है। वास्तुकला का महत्व क्या है, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं, चलिए इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। हमें लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में जो हमने कवर अप कर रखा है, इसमें एक पॉइंट बस रह गया है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम से फटाफट जुड़ जाए, वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, है ना। और मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग के जो 100 का प्रोग्राम चल रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। 5 और 6 को इसको कंप्लीट करने के बाद GS 1 से 4 तक भी हम इसमें कंप्लीट कराएंगे। अभी तो फिलहाल 5 को स्टार्ट किया, 5 का पहला यूनिट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ बता दें, जो नए दोस्त जुड़े हैं, है ना, वो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और ये मेंस का आंसर राइटिंग कैसे बिगिनिंग से PCS मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें, उसके लिए एक वीडियो है, काफ़ी दोस्तों ने पसंद किया इसको। और साथ साथ एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, उससे भी एक अलग से वीडियो बना रखा, आप सबके कमेंट थे कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखें, तो ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इसको आप जाके देखिए। और मेंस को कैसे डील करना है, उसके लिए उसमें जो PYQs हैं, उसको कौन से PYQs से किस पब्लिकेशन से करने हैं और कैसे PYQ को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से आपके मेंस में वो हेल्पफुल होंगे, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो है। तो ये तीनों वीडियो चारों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप इसको मिस नहीं करेंगे। साथ साथ बता दें कि मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में करंट अफेयर का रोल आप देखते हैं कितना ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आपके लिए पूरे 4-4 महीने के और मंथली करंट अफेयर को उपलब्ध कराया गया है। फटाफट से आइए, उन सारे वीडियोज़ को देख डालिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस सारे डाउट्स को हम देखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।